चेतना, तुम यहाँ कैसे, और वो भी रात के इस समय और इस हालत में? दरवाजे पर बारिश से पूरी की पूरी भीगी चेतना खड़ी हुई थी। उसके 7 महीने का पेट उसके चिपके हुए कुर्ते से पूरी तरह से झाँक रहा था। हाँ, तुमने ही तो फोन करके बुलाया था, भूल गए? चेतना ने अंदर आते हुए कहा। तुम तसल्ली से बैठ जाओ, मैं भी टॉवल लेके आता हूँ। रमेश ने सहारा देकर चेतना को सोफे पर बैठाते हुए कहा। यार, तुमने ही तो कॉल किया था, लाइन में इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस था कि आवाज साफ नहीं आ रही थी। चेतना ने अपने बाल पोंछते हुए कहा। हाँ, कि पेपर मिल गए हैं और तुम्हें रमा का भी पता चल गया है। चेतना ने इकबाल से चाय का कप लेते हुए कहा। इकबाल और रमेश ने एक दूसरे को देखा और चुप रहने का इशारा किया। चलो कमरे में चलकर कपड़े बदल लो, वरना ठंड लग जाएगी, रमेश ने चेतना को सहारा देकर उठाते हुए कहा। रमेश का पूरा चेहरा इस समय खरोंचों से भरा हुआ था। चेतना उठकर बेडरूम की तरफ बढ़ी। उसके दुपट्टे पर एक मकड़ी बहुत तेजी से चल रही थी। चेतना, तबीयत कैसी है तुम्हारी? तुम अकेली इतनी दूर ड्राइव करके कैसे आ गई? पता नहीं यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती ही जा रही थी। सुबह सुबह ड्राइवर आया तो उसके पूरे बदन पर मकड़ी चल गई थी। फफोले और दर्द से उसका बुरा हाल था। उसे अस्पताल भेजकर रणवीर को फ़ोन किया तो जैसे ही वो आने के लिए निकला कि उसकी बाइक स्किड हो गई और उसके पैर फ्रैक्चर हो गया। चेतना ने अपने बाल पोंछते हुए कहा। फिर? रमेश ने अपने लिए ड्रिंक बनाते हुए पूछा। फिर क्या, मुझे क्या गाड़ी चलानी नहीं आती? तुम ही मना करते हो आजकल गाड़ी चलाने के लिए, इसलिए मैं ड्राइवर का इंतज़ाम कर रही थी। चेतना ने अपने 7 महीने के उभरे हुए पेट को सहलाते हुए कहा। मगर चेतना, तुम्हें इस तरह अकेली रात में इतनी दूर तो ड्राइव करके नहीं आना चाहिए था, रमेश ने चेतना के बगल में बैठते हुए कहा। अरे मैं तो बहुत ही जल्दी पहुंच जाती अगर रास्ता न गलत ले लेती। वो तो भगवान भली करे उस औरत का जो मुझे यहाँ तक पहुँचा गई है। कौन औरत? रमेश के माथे से पसीने की बूंदें छलक रही थी। पता नहीं, मैं तो सोच रही थी कि वापस ही चली जाऊँ, मगर सड़क के किनारे वो मिल गई। उससे रास्ता पूछा तो बेचारी खुद ही गाड़ी में बैठकर छोड़ गई। बड़ी खूबसूरत थी, मगर बेचारी बहुत ही बदनसीब थी। चेतना ने अपने बैग से दूसरे कपड़े निकालते हुए कहा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? उसका सीधा हाथ कंधे से ही कटा हुआ था। चेतना ने पलंग पर अपना काफ्तान निकाल कर रखते हुए पलट कर रमेश से कहा। क्या? रमेश के हाथ से गिलास गिरते गिरते बचा। हाँ, पूछने पर बोली प्यार करने की सज़ा मिली है। इसके आगे बहुत कुछ पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। चलो मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर साथ में डिनर करेंगे, चेतना ने बाथरूम में दाखिल होते हुए कहा। रमेश के हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। उसने अपनी ड्रिंक बनाते हुए इकबाल को आवाज़ लगाई। इकबाल, हमें जल्द से जल्द वो कागज़ खोजकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ कुछ तो है जो सही नहीं है, इकबाल को खाने के लिए बोलते हुए रमेश ने कहा। रमा मेम साहब की बात कर रहे हैं ना? हाँ इकबाल, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। रमेश की आवाज़ में हकलाहट सी थी। मैं अपने पीर बाबा से बात करता हूँ, शायद वो कुछ मदद कर सकें, इकबाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कुछ कर, रमेश ने अपना पूरा गिलास एक ही झटके में अपने गले से उतारते हुए कहा। मैं देखता हूँ, और आप लोग तैयार होकर डिनर के लिए आ जाइए। डिनर बिल्कुल तैयार है, इकबाल ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। रमेश रमेश रमेश! अचानक बाथरूम से चेतना के चीखने की आवाज़ आई। क्या हुआ चेतना, ठीक तो हो ना? रमेश ने बाथरूम का दरवाज़ा धक्का मारकर तोड़ते हुए कहा। अंदर बाथरूम के टब में लेटी हुई चेतना पर रमा झुकी हुई थी और एक हाथ से उसका गला दबा रही थी। कटे हुए कंधे से बूंद बूंद खून पानी में गिर रहा था और पानी में लाल लाल गोले बनते जा रहे थे। रमेश ने चिल्लाते हुए पीछे से रमा की गर्दन पकड़ी और उसे दबाते हुए रमा को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करी। झटके से रमा और रमेश दोनों पीछे की तरफ गिरे और एक तेज आवाज़ हुई। मालिक, ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए कुछ अनर्थ ना हो जाए, इकबाल ने पीछे से रमेश को खींचते हुए कहा। वो भी आवाज़ सुनकर वापस दौड़ा चला आया था। इकबाल, देख ये मार देगी चेतना को, पता नहीं वापस क्यों आ गई है। रमेश के हाथों का दबाव रमा के गले पर बढ़ता ही चला जा रहा था। एक झन्नाटेदार तमाचे से रमेश होश में आता है। चेतना जमीन पर गिरी पड़ी हुई थी और रमेश उसका गला दबा रहा था। चेतना बहुत तेज अपनी सांसें वापस लाने की कोशिश कर रही थी। रमेश, ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे कुछ समझाएगा? चेतना ने पलंग पर लेटते हुए कहा।
उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था। इकबाल तुम कहाँ जा रहे हो? यहीं रुको, मुझे पूरी बात बताओ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। चेतना ने इकबाल को रोकते हुए कहा। भाभी, भैया आपको सब बता देंगे, मैं अभी आता हूँ, इकबाल ने हकलाते हुए कहा। नहीं, मुझे तुम दोनों से एक साथ समझना है कि ये सब क्या हो रहा है। उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए रमेश और इकबाल से कहा। रमेश, तुम्हारे कहने पर मैंने विल तो साइन कर दी है, लेकिन अगर तुमने मुझे जरा सा भी धोखा देने की कोशिश करी तो मैं यह विल बदल भी सकती हूँ, रमा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अभी भी अपनी विल में सब कुछ रमेश के नाम करके चुकी थी। वो तो तुम कभी भी नहीं कर पाओगी, रमेश ने पेपर हाथ में लेते हुए कहा। क्यों, तुम क्या मेरे हाथ काट डालोगे? रमा ने खिलखिलाते हुए रमेश से पूछा। हाँ, रमेश ने पलंग के नीचे रखी हुई कुल्हाड़ी उठाकर तेजी से रमा के सीधे कंधे पर मारी। खून के फव्वारे के साथ साथ रमा की बाजू कटकर जमीन पर पड़ी हुई थी। रमा की आंखें आश्चर्य और दर्द से भरी हुई थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रमेश उसके साथ ये कर सकता है। रमेश ने रमा के मुंह पर तकिया धक्का दबाते हुए कहा। तूने क्या सोच लिया था मैं जिंदगी भर तेरा मुलाजिम बन के रहूंगा? तकिए पर एक मकड़ी बैठी हुई छटपटा रही थी और तेजी से चलते हुए रमा के खुले हुए मुंह में घुस गई। मकड़ी के मुंह में घुसते ही रमा की आंखें पलट चुकी थी, उसकी सांसें बंद हो गई थी। रमेश, तुमने रमा की हत्या करी, मगर तुमने तो मुझे यह बताया था कि रमा एकाएक गायब हो गई थी। रमेश, ये तुमने क्या किया? चेतना ने अपने पेट को अपने दोनों हाथों से ढकते हुए कहा। चेतना, मुझे माफ कर दो, तुम्हें सच बताने की बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ी मेरी। मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, रमेश ने चेतना का चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में लेते हुए कहा। मगर तुमने अपने आप को और हम सबको किस मुसीबत में डाल दिया है, तुम्हें इसका ज़रा सा भी एहसास है? चेतना ने रमेश की हथेलियों को अपनी हथेली में लेते हुए कहा। रमेश और इकबाल उसे बता चुके थे कि इतने दिनों में फार्म हाउस में क्या क्या हो रहा था, मगर अब करना क्या है। रमेश के हाथ कांप रहे थे और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो चेतना का गला दबा रहा था। बाहर गेट पर किसी ने कॉल बेल दबाई। घड़ी में रात के 2:30 बज रहे थे। मैं देखता हूँ, आप दोनों यहीं हैं, इकबाल बोलते बोलते बाहर निकल गया। काले चोले में बैठे मौलवी की आंखें बंद थीं और वो अपने आप में कुछ बुदबुदा रहे थे। सामने जलते हुए लोमान का धुआं पूरी घर में फैल चुका था। इकबाल, रमेश और चेतना उनके सामने ज़मीन पर बैठे हुए थे। मौलवी साहब ने घर में घुसते ही ऐलान कर दिया था कि घर की एनर्जी में कुछ ना कुछ तो गलत है। रमेश और इकबाल ने उनको सब कुछ सच बता दिया था। दोनों का डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। चेतना उनकी इस हरकत पे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। लाश कहाँ है? मौलवी साहब ने आंखें खोलते हुए पूछा। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी जो किसी को भी रीढ़ की हड्डी तक जमा देने के लिए काफ़ी थी। पीछे गार्डन में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दी थी बोरे में भरकर, इकबाल ने रमेश को देखते हुए कहा। उस लाश पर कौन सा ऐसा सुहाग का जेवर था जो उसे मारने के बाद तुमने उतारा था? मौलवी की आवाज़ बहुत तल्ख थी। कुछ नहीं, इकबाल तुरंत बोला। झूठ नहीं, रमा की रूह मुझे सब कुछ बता रही है, कैसे उसके प्यार और विश्वास का तुम लोगों ने खून किया है। बहुत बड़ा गुनाह किया है तुमने। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम लोगों की मदद क्यों कर रहा हूं, मौलवी चिल्लाया। वो मैंने रमा का, रमेश हकलाया। इससे पहले कि रमेश आगे कुछ बोल पाता, चेतना ने अपने गले में पड़े हीरो का मंगलसूत्र उतार कर रमेश के मुंह पर दे मारा। यही था ना जो तुमने रमा की लाश के गले से उतारा था और मुझे कहा कि मेरे लिए खरीद कर लाए हो। रमेश, तुम कितने कमीने हो सकते हो? चेतना के मुंह से गुस्से से झाग निकल रहे थे। और इसी के कारण शायद रमा ने तुमको यहाँ बुलाया है, मौलवी ने चेतना से कहा। मुझे माफ कर दो चेतना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शायद इसीलिए मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, रमेश गिड़गिड़ाने लगा। गलती? गलती कह रहे हो अपने इस गुनाह को? अरे एक बार मुझसे या रमा से बात करके तो देखते, कोई ना कोई तरीका निकल ही आता, चेतना ने रमेश को अपने से दूर करते हुए कहा। अब इससे बचने का एक ही तरीका है, मैं तुम तीनों के गले में सिद्ध ताबीज़ डाल रहा हूं, जिससे रमा की आत्मा तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएगी। रमा की आत्मा को शांत करने का सिर्फ एक तरीका है,
कि उसका एक सुहागिनों की तरह दाह संस्कार हो, और ये तुम्हें ही करना होगा रमेश। जो आपका आदेश, रमेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अगले दिन सुबह सुबह लाश को मिट्टी से बाहर निकालकर गंगा जल से शरीर शुद्ध करके रमेश ने रमा की लाश को लाल जोड़ा पहनाया, गले में मंगलसूत्र डाला और चिता पर लिटा दिया। चेतना का चेहरा पत्थर सा हो चुका था। अचानक उसे लगा उसे पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई हो। उसने पलट कर देखा, कोई भी नहीं था। आवाज़ फिर आई। वो घबराकर फिर पलटी। एक मकड़ी तेजी से ज़मीन से भागती हुई चली जा रही थी। चेतना उसके पीछे पीछे दरवाजे वाले पीपल के नीचे जा पहुंची, जहाँ सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी हुई थी। इस औरत ने चेतना को फिर आवाज़ लगाई। रमा, आप? चेतना ने उस औरत की शक्ल देखते ही कहा, हाँ चेतना, मुझे तो मुक्ति मिल जाएगी, मगर क्या तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा मेरे खून से मुक्त हो पाओगे? रमा ने सिर उठाकर चेतना की आंखों में देखते हुए कहा, रमा, हमें माफ़ कर दो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मेरे उस 2 महीने की बच्चे की क्या गलती थी जो मेरी हत्या के समय मेरे पेट में था? रमा रो रही थी। रमा, तुम भी एक माँ हो ना? चेतना की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। एक तरीका है चेतना, रमा ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या? रमा ने पास आकर चेतना के कान में कुछ कहा। चेतना पलटी और वापस पीछे की तरफ मुड़ गई। रमेश चिता को आग दे चुका था। अग्नि प्रचंड होकर भड़क गई थी, जैसे आकाश तक पहुंचना चाह रही हो। रमेश पलटा। चलो शुक्र है ये काम हुआ, मुक्ति मिली इस रमा से। अब मिलकर विल के पेपर और जायदाद के कागज खोजते हैं। अब रमा मेरा कुछ भी नहीं कर सकती है, मुक्त हो गई है वो तो। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, चेतना ने हाथ में पकड़ा हुआ लोहे का डंडा उसके सर पर दे मारा। रमेश का सिर एक तरबूज की तरह 2 हिस्सों में फट गया। मगर मुक्त होने से पहले रमा, तुम्हारी सज़ा की जिम्मेदारी मुझे सौंप गई थी। वो अगर तुम्हें मार देती तो उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। अब उसे मुक्ति मिल गई और तुम्हें तुम्हारी सज़ा देकर मुझे और मेरे बच्चों को इस गुनाह से मुक्ति मिल गई है। चेतना ने अपने कुर्ते के बाजू से अपने मुंह पर आए खून के छींटे पोंछते हुए कहा। चेतना ने नज़र उठाकर इकबाल को देखा। इकबाल हड़बड़ाकर भागा। गेट का दरवाज़ा खोलकर वह जैसे ही सड़क पर आया तो सामने से आती हुई एक ट्रक तेज़ी से उसको टकराई और उसे पीसती हुई आगे बढ़ गई। ड्राइवर ने अपनी आंखों से चिपकी हुई मकड़ी को हटाते हुए सामने देखा। सामने शीशे पर खून ही खून था। आंगन में तुलसी के गमले को हटाकर चेतना ने नीचे गड्ढे में हाथ डालकर एक फाइल बाहर निकाली, जिस पर विल और जायदाद के पेपर लिखे हुए थे। दौड़ती हुई वो अपनी गाड़ी तक पहुंची। फाइल को पीछे की सीट पर डालकर गाड़ी स्टार्ट करते हुए वह तेज़ी से गाड़ी के गेट के बाहर गाड़ी निकाल कर ले गई। पीछे फाइल पर अभी भी एक मकड़ी धीरे धीरे चल रही थी। गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी और मकड़ी धीरे धीरे फाइल से चेतना के दुपट्टे पर चढ़ रही थी।